हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए हमने एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है। तो ये लेक्चर 6 है। इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं 5 लेक्चर की। दोस्तों, साथ में आप लक्ष्मीकांत की किताब प्रीफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा ईजी होगा वो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो पहले हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। दोस्तों, हमारे संविधान में प्रियम्बल को प्रीफेस कहा जाता है, मतलब कि पूरा संविधान के आर्टिकल्स वगैरह स्टार्ट होने के पहले एक छोटा सा पेज मिलेगा आपको, ब्रीफ समरी जैसा दिखेगा। उसमें इतनी सी बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all. उसके बाद है fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो दोस्तों, इतनी सी बात लिखी हुई है हमारे प्रियम्बल में, लेकिन ये काफ़ी डीप है और इसका मतलब काफ़ी ब्रॉड है। तो आज हम इसी टॉपिक पे, इसी जो प्रियम्बल है, इसी के इर्द गिर्द आज बात करेंगे कि इसके एक एक वर्ड, एक एक लाइन का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया है, तो यानी कि ये भारत के लोगों को बात के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है, जो हमारे देश में सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का है, कि मतलब संविधान का जो ये बातें लिखी गई हैं उनकी अथॉरिटी क्या है, तो वो लोग हैं, यहाँ के लोगों की अथॉरिटी की सोर्स है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सॉवरेन का क्या मतलब है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है दोस्तों? ये जो है, ये नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट बताता है कि जो हमारे देश का, जो हमारी सरकार का, गवर्नमेंट का कैसा नेचर है। तो हमारे हमारे गवर्नमेंट का, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो भी कहो, स्टेट का नेचर कैसा है, तो वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। दोस्तों, मैं बस इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं एक एक वर्ड जो है उसके बारे में काफ़ी इसका डीप एनालिसिस है। ये फिलोसफिकल टॉपिक है, पॉलिटिकल फिलोसफी थोड़ा बहुत है इसमें ब्लेंड, तो उसमें भी हम देखेंगे कि क्या मतलब है, ठीक है। जैसा आप सेक्युलर समझ रहे हैं, पॉजिटिव सेक्युलर है, निगेटिव सेक्युलर है, वो हम डिटेल्स में देखेंगे। तो आप समझ लो बस इतना कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो लोग हैं हमारे देश में। उसके बाद नेचर इंडियन स्टेट का क्या है, तो नेचर है कि हमारा इंडियन स्टेट सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। और अपने सिटीजन्स को ये क्या सिक्योर करता है, सारे सिटीजन्स को जस्टिस। जस्टिस में दोस्तों सबसे पहले सोशल जस्टिस दिया है, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस दिया है, पॉलिटिकल जस्टिस दिया है। तो दोस्तों, इसमें ये भी आपको देखना होगा कि जस्टिस में सोशल जस्टिस पहले क्यों है, या पॉलिटिकल जस्टिस भी तो पहले हो सकता था, इकोनॉमिक जस्टिस भी तो पहले हो सकता था। नहीं, सामाजिक न्याय जो है सोशल जस्टिस है, फिर इकोनॉमिक जस्टिस है, फिर पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो सही से है तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटी तो ऑटोमेटिकली सही से हो जाती है। तो जस्टिस 3 तरीके का होता है, मतलब हर डायरेक्शंस में हम देखेंगे। लिबर्टी का मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब कि आपको आज़ादी है, आप फ्री हैं सोचने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम देखेंगे आगे कि एक्सप्रेशन आप पेंटिंग के थ्रू, थिएटर के थ्रू, डांस के थ्रू, आप किसी भी तरह से अपने एक्सप्रेशन को, अपने मैसेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप बिल्कुल कुछ भी सोच सकते हैं। आपकी बिलीफ जिसमें है, आप अपने बिलीफ को सोचने की आज़ादी है, बिलीफ की आज़ादी, आपको जिस पे भरोसा करना है करो। फेथ गॉड रिलीजन से रिलेटेड है। वर्शिप, आपको जिसकी पूजा करनी है करो, ठीक है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमने वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम दिया है। तो ये इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब बराबरी, स्टेटस की इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, की सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की जाती है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उसकी प्रमोट के लिए,
तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। अभी मैं आपको फैमिलियर करा रही हूँ कि देख लो प्रियम्बल जो है हमारा, उसमें ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, और इसका एक आइडिया आप ले लो। दोस्तों नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एकता। जैसे कि हमें पता है एकता में अनेकता में एकता, जो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये क्या करता है, ये डिग्निटी, इंडिविजुअल्स की भी डिग्निटी को अश्योर करता है, ठीक है। मतलब एक एक इंसान की भी डिग्निटी को अश्योर करता है, और ये भी अश्योर करता है कि हमारे जो नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो भी अश्योर है। मतलब एक तरफ तो हम इंडिविजुअल्स को भी देखते हैं और एक तरफ यूनिटी को भी देख के चलते हैं। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे 26 डे ऑफ मतलब 26 नवंबर की बात की जा रही है, 1949, डू हियर बाई अडॉप्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीएससी मेंस में भी कभी भी प्रियम्बल लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो आपको ये सिंक्रोनाइजेशन भी याद रखना है कि अडॉप्ट के बाद क्या है, इनैक्ट है, इनैक्ट के बाद क्या है, गिव टू आवर सेल्स। मतलब हम इसे अडॉप्ट भी करते हैं, इनैक्ट भी करते हैं और अपने आप को देते हैं, अपने आप को मतलब आवर सेल्स, हम खुद को दे रहे हैं ये ऐसा संविधान, दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कब, 26 डे ऑफ नवंबर। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि 26 डे ऑफ नवंबर क्यों है कि दोस्तों, तो हम 26 जनवरी 1950 को हम तो मनाते हैं रिपब्लिक डे, तो उसके पीछे अलग लॉजिक है दोस्तों। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने अडॉप्ट की बात की है, इनैक्ट की बात की है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन दोस्तों जो क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रह गए थे, अमेंडमेंट करना रह गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट, हम सारी चीज़ें देखेंगे कि अमेंडमेंट एक्ट कैसे होता है, कि मतलब चेंजेस जो करने की कोशिश की जाती है संविधान में, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट करने की कोशिश की गई थी, जैसे कि मैं बता दूं, 7th अमेंडमेंट एक्ट था, 42nd था, 44 था, 73rd, 74th, 97। तो जो मेजर चेंजेस थे, जिस इसको कि हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े चेंजेस हुए थे संविधान के बहुत सारे पार्ट में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसे हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं कि हमारा संविधान उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ना कि 1949, ठीक है। बट अडॉप्ट किया गया था 1949 को, प्रियम्बल में लिखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप आपका क्लियर है। नाउ अब हम डिटेल्स में देखेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को। तो दोस्तों प्रियम्बल जो है, मैं आपको बता दूं कि प्रियम्बल जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली थी। अमेरिका जो था ये पहला कंट्री था जो प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट के साथ आया था, ठीक है। कुछ लोगों ने इसे कहा था जैसे कि एन ए पालखी वाला थे, तो एमिनेंट जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इन्होंने कहा कि ये आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का। कुछ लोगों ने कहा की है संविधान का, किसी ने कहा प्रीफेस है। तो आप ब्रीफ है कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आपने देख लिया कि प्रियम्बल छोटू सा है, साइड स्टार्टिंग पेज में वो रहता है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बातें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जो संविधान बनाने के लिए जितने ग्रुप बैठे थे, तो दोस्तों उन्होंने उस टाइम पे, आज से 70 साल पहले, उन्होंने उनके दिमाग की जो बातें थी वो उसमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाता है कि उन्होंने एक एक चीज़ को कितने डीप तरीके से सोच के और सारी चीज़ें ऐड की है और बनाई है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी मैंने आपको बताया था कि लोग हैं। नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जस्टिस देना, लिबर्टी देना, फ्री देना, इक्वलिटी देना, सब बराबर, और सेंस ऑफ ब्रदरहुड रहे। और डेट ऑफ अडॉप्शन 26 जनवरी 1949। ये आपको ब्रीफ इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे एक टॉपिक, जैसे कि फर्स्ट है कि सॉवरेन, ठीक है। तो सॉवरेन का क्या मतलब है। सॉवरेन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी इंटरनल मैटर्स में या फिर एक्सटर्नल मैटर में किसी और कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं होना। आपको जो भी डिसीजन लेना होता है, हमारी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो वो अपने कैबिनेट्स, अपने लोगों को की बातें सुन के लेती है, ना कि वो किसी आउटसाइडर्स कंट्रीज़ की बातों में इन्फ्लुएंस होके लेती है। अब दोस्तों सॉवरेनिटी, अगर मैं कहूँ कि
कैसे सॉवरेन नहीं है? तो अगर मान लो कि यूएसए में यूएस की जो बातें हैं, अगर हमारे डिसीजन मेकिंग्स में, अगर हमारे कैबिनेट है या फिर जो पॉलिसी मेकिंग है, हमारा लेजिस्लेचर है, तो दोस्तों अगर इन सब चीज़ों में यूएसए की बातें अगर मैटर करने लगा, जैसे कि ट्रम्प ने कहा कि नहीं, आपको ऐसे पॉलिसी बनाना चाहिए, आपकी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, आपका एग्रीकल्चर का लॉ ऐसा होना चाहिए, और गवर्नमेंट उसके हिसाब से अगर चलने लगती है, इसका मतलब हमारी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी, हमारा देश सॉवरेन नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? तो दोस्तों सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सबसे पहली चीज़ कि सोशलिस्ट जो वर्ड ऐड हुआ था प्रियम्बल में, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। दोस्तों आप ये ध्यान देना कि जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें 3 चीज़ें नहीं थी: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीनों चीज़ें जो थी ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये कब ऐड हुआ था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थिंक 1976 में ऐड हुआ था। ठीक है, तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट ए कम्युनिस्ट सोशलिज्म। दोस्तों सोशलिज्म भी 2 तरीके के होते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और नॉट कम्युनिस्ट। दोस्तों कम्युनिज्म का होता है थोड़ा एक्सट्रीम सेंस में हो गया ये। ठीक है, जैसे कि कलेक्टिविज़म पे बिलीव करता है जो सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, कि इसमें जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो प्राइवेट सेक्टर्स को कहते हैं कि ठीक है, आप भी अलाउ हैं, गवर्नमेंट का, स्टेट का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, और कलेक्टिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और सब मिल के अच्छे से रहेंगे। ठीक है, इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी पे बिलीव करते हैं कि सब एक जगह कलेक्टिवली रहेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, स्टेट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा, और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होंगे, मतलब कम कैपिटलिज्म नहीं होगा। लेकिन कम्युनिज्म वाले ये कहते थे, कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो थे वो कहते थे कि स्टेट नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब और कहते थे वो कि प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो कलेक्टिविज़म में दोनों बिलीव करते थे कि हम आपस में बांट लेंगे, जो जिनके पास नहीं है उनको दे देंगे, और जो वर्क करेंगे वो एक्स्ट्रा पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने किसी को नहीं माना, हमने माना मिक्स्ड इकोनॉमी। पहली बात तो कि हमने कहा मिक्स रहेगा, और हमने दोनों ब्लेंड लिया, जैसे कि हमने गांधीयन थॉट्स को भी ले लिया था, और मार्क्स की भी थॉट्स को थोड़ा थोड़ा ऐड करके अपनी नई पॉलिसी बनाई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमने कहीं भी किसी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर जो भी चीज़ें हो, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने अपने हिसाब से उसे सही तरीके से एक आइडियल और नोवेल बनाने की कोशिश की, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट है सेक्युलर। दोस्तों सेक्युलरिज्म से क्वेश्चंस मेंस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सेक्युलरिज्म जो है ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। ठीक है, ये इसके 2 मतलब होते हैं, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो कि नेगेटिव है। कैसे? दोस्तों सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो पॉलिटिक्स होगा वो रिलीजन से, उसमें रिलीजन बिल्कुल नहीं होगा, मतलब अगर पॉलिटी में से अगर हम रिलीजन को माइनस कर दें तो वो हो जाएगा सेक्युलरिज्म। लेकिन दोस्तों ये वेस्टर्न कल्चर, जैसे कि अगर मान लो कि अमेरिका में चर्च जो है वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उसमें इस गवर्नमेंट जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर वो कोई सैक्रिफाइसेस भी कर रहे हैं, कुछ सुपरस्टिशंस भी हैं, कुछ गलत भी हो रहा है, तो भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करती है, वो कहती है कि इन रिलीजियस मैटर है और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये निगेटिव इंटरप्रिटेशन हो गया सेक्युलरिज्म का, जो वेस्टर्न कल्चर में फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने पॉलिटी को रिलीजन से तो अलग रखा है, लेकिन टाइम आने पे जब किसी भी रिलीजन में रिफॉर्म करना होता है या फिर रिलीजियस फ्रीडम की बात आती है, तो उसके लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन होता है। दोस्तों यानी कि जब तक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमें रिलीजियस फ्रीडम और अपना रिलीजियस फ्रीडम इंजॉय करने का सबको मौका भी तो मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो अगर सरकार रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं करेगी, टाइम टू टाइम इंटरवेंशन नहीं करेगी, तो दोस्तों मेजॉरिटी रूल हो जाएगी, और फिर कोई एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा और दूसरी कम्युनिटी के साथ एक्सप्लॉयटेशन भी करने लगेगा। इसीलिए हमारे संविधान में बोला गया है कि हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम की भी अश्योरेंस गवर्नमेंट करती है। अगर आपका रिलीजियस फ्रीडम वायलेट हो रहा है तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। तो ये चीज़ें होती है कि इंडिविजुअल्स को इस एश्योर भी करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो स्टेट है
वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानती है। इसका ये सेक्युलरिज्म का हमारे यहाँ मतलब है कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानेगी, स्टेट बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, लेकिन दूसरों के इन मतलब सिटीजन्स के रिलीजियस फ्रीडम हनन ना हो जाए, उनको आज़ादी रहे अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, इसका भी पूरा पूरा ध्यान देखा जाता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ भी देखा जाता है कि कोई सुपरस्टिशंस या फिर ब्लाइंड फेथ, जैसे कि विमेन पे एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है कहीं धर्म के नाम पे, कहीं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस तो नहीं हो रहे हैं जानवरों का धर्म के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। तो कंप्लीट वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं है हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का तो आपको पता है मतलब कि जहाँ पे पीपल जो है इलेक्ट करते हैं और अपने सरकार खुद चुनते हैं हम। तो दोस्तों ये दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट होता है डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। दोस्तों डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वो कुछ ही कंट्रीज़ में हैं अभी, ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होता है वहाँ ये चीज़ पॉसिबल हो पाता है। तो मोस्टली हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पता है आपको कि वोटिंग होती है, फिर गवर्नमेंट चुने जाते हैं, मल्टी पार्टी होती है, वो लोग जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन में होता है, स्विट्ज़रलैंड में है ये, मान लो स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट इलेक्शन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक। तो रिफरेंडम कराते हैं वो लोग, ठीक है, इनिशिएटिव, रिकॉल, पेब्लिसाइड। रिफरेंडम का मतलब होता है दोस्तों कि वो वोटिंग भी कराते हैं। इनिशिएटिव मतलब पब्लिक जो है वो ही इनिशिएटिव लेके सरकार को भेज देती है कि हमें लगता है कि ऐसी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट देखता है, फिर उस पर वोटिंग होती है। सरकार, लोगों को लगता है कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं तो वो रिकॉल कर लेते हैं उनको, अपने 5 साल या 4 साल जो भी टाइम ड्यूरेशन होती है उनकी ख़त्म होने का, तो उसके पहले ही वो अपने सरकार को गिरा देते हैं, बोलते हैं कि हट जाइए, आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि एकदम वहाँ पे लोगों का चलता है, लोगों का रूल होता है, पब्लिक रूल होता है वहाँ पे। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पता है आपको कि क्या होता है, कि इनडायरेक्ट में थोड़ी बहुत कमी तो रह जाती है, ठीक है, कुछ डिमेरिट्स हो जाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जैसे कि हमारे यहाँ जो हाईएस्ट अथॉरिटी है प्रेसिडेंट, जो कि फर्स्ट सिटीजन है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होने चाहिए, हाईएस्ट अथॉरिटी होने चाहिए, वो इलेक्टेड होने चाहिए, वो चाहे डायरेक्ट इलेक्टेड हो या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, ठीक है, वो चाहे डायरेक्ट इलेक्टेड हो या इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो, वही इलेक्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट या फिर जो भी है। तो मान लो दोस्तों किसी कंट्रीज़ में जैसे कि कनाडा हुआ, ब्रिटेन हुआ, तो वहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो मोनार्क है। तो ठीक है, तो कहीं कहीं ये हायरार्की चलती है, कहीं कहीं प्रेसिडेंट है वो उनको इलेक्ट किए जाते हैं। तो ब्रिटेन में वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, वहाँ पे मतलब किंग कैन डू नो रॉन्ग, वहाँ पे बस नाम नाम के लिए पावर है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का पावर होता है। तो रिपब्लिक का यही मतलब होता है। जस्टिस हमने देखा था प्रियम्बल के ब्रीफ में कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे प्रियम्बल में बताया गया है। तो दोस्तों सोशल जस्टिस से क्या मतलब हुआ? तो सोशल जस्टिस का मतलब हुआ कि इक्वल ट्रीटमेंट करना, सिटीजन्स को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कलर के नाम पे, रेस के नाम पे, धर्म के नाम पे, सेक्स के नाम पे, फीमेल मेल, इन सब चीज़ों पे हम जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, उसको कहते हैं सामाजिक न्याय, मतलब सोशल जस्टिस। तो दोस्तों इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देने की कोशिश करते हैं, और मतलब वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनकम जो है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ ना आ जाए ये कोशिश करते हैं। जैसे कि गिनी कोफिशिएंट है, वो बताती है कितनी इनइक्वालिटी है हमारे कंट्री में, और बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आते हैं, वो बताते हैं कि रिसोर्स को लेके कितना ज़्यादा गैप है। तो आई थिंक एक रिपोर्ट आता है इंटरनेशनल, उन्होंने ये बताया था कि कंट्री में जो 60 to 70% रिसोर्सेज हैं वो बस 1 से 6% के लोगों के पास हैं। तो सोचो इतने सारे रिसोर्सेज बस इतने से लोगों के पास है। तो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है हमारे देश में, मतलब सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा आपके देश में। समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे अगर भेदभाव हो रहा है तो इसका मतलब सोशल इनजस्टिस है। और पॉलिटिकल इनजस्टिस का क्या मतलब हुआ? पॉलिटिकल जस्टिस का ये मतलब हुआ कि पॉलिटिकल राइट्स में सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, इक्वल वॉइस होनी चाहिए गवर्नमेंट में,
ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लोग जो हैं वही पॉलिटिकल सिस्टम पे डोमिनेट कर रहे हैं और लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि जो आइडल ऑफ जस्टिस है वो हमने रसियन रिवॉल्यूशन से ये चीज़ उठाई थी। आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पढ़ना है, रसियन रिवॉल्यूशन। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी का मतलब दो होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। अगर आपने बस ये बातें कह दी कि आज़ादी एंड लिबर्टी का मतलब है कि रिस्ट्रेंट्स ना हो, मतलब अननेसेसरी स्टेट का, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो आपकी लाइफ में, आपके कामों में, तो उससे होगा। लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी सबको बराबर देना चाहिए, मिलना चाहिए। इक्वालिटी में भी वही है, दो पॉजिटिव निगेटिव है दोस्तों। निगेटिव में कि प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना और किसी को नेगलेक्ट कर देना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबको बराबर का मौका देना चाहिए कि वो एक बराबर हो जाए, फिर वो इक्वल फाइट करें। अगर वो जब एक बराबर हो जाते हैं, इक्वालिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट होता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि सब एक साथ लेके चले, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए अपने कंट्रीज़ में। तो प्रियम्बल में फ्रैटर्निटी का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ना था कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इम्पॉर्टेंस आप कुछ भी लिख सकते हो कि सोशल जस्टिस, ये जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड का रिफ्लेक्शन है, कितना ब्रॉड है। और कितने लोगों ने, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ज्वेलरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये याद स्टिक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना लिविंग कॉन्स्टिट्यूशंस है। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने बस किताबी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में आइडल चीज़ें लिख दी, जो प्रैक्टिकली बस कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे है ही नहीं। काफ़ी डायनेमिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप फीचर्स, सिग्निफिकेंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।